राम सर के सहयोग से इंडियन एयरफोर्स के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज लॉन्च कर दी गई है परीक्षा एप्लीकेशन पर। आप इस टेस्ट सीरीज को परचेज कर लीजिएगा। ये टेस्ट सीरीज का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। आपको सिर्फ परचेज करने के लिए इसमें 279 की जगह पर 168 में ये टेस्ट सीरीज आप परचेज कर सकते हैं। तो ये जो दिया हुआ कूपन कोड है 40% डिस्काउंट प्राप्त करने के लिए सुपरपा 40 दिया हुआ कूपन कोड को आप अप्लाई करेंगे तो आपको ये टेस्ट सीरीज 168 में पड़ जाएगा। क्योंकि इसके अंदर इंग्लिश के जितने भी प्रश्न हैं वो सब मैं कोचिंग में जो पढ़ाता हूं वही सब प्रश्न आपको इस टेस्ट सीरीज के अंदर देखने को मिल जाएगा। यदि आप मेरा विश्वास करते हैं तो आप इस टेस्ट सीरीज को जरूर परचेज कर लीजिएगा। अब देखिएगा, आज की इस वीडियो में बहुत ही अच्छे कॉन्सेप्ट मैं आज आपको क्लियर करने वाला हूं। और ये मान के चलिएगा कि यदि आपको ये सब आता है तो इसका मतलब इंग्लिश पर आपकी पकड़ बहुत अच्छी है। अगर कुछ क्वेश्चंस के आंसर यदि आप नहीं भी दे पाते हैं तो आप उन्हें लिख करके नोट करके याद कर लीजिएगा। दोस्तों, जितना आपने मुझे सपोर्ट किया यार, उसके लिए सच में आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अब चलिए स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले आप खुद ट्राई करना, ठीक है। देखिएगा, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी कि कुछ जानवर होते हैं जो पानी के अंदर रहते हैं। उसका आपको एक वन वर्ड देना है कि उसको क्या बोलते हैं। तो सबको पता होगा कि उसे एक्वाटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे? एक्वाटिक। एक्वाटिक का मतलब होता है कि एनिमल्स लिविंग इन वाटर, यानी जल के अंदर रहने वाले जलीय जीव, उनको बोला जाता है एक्वाटिक। समझ में आ गया नहीं आ गया? और ये मैमल्स, मैमल्स तो उनको बोलते हैं स्तनधारी जीव जो होते हैं। ओके, समझ में आया कि नहीं आया? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे है एक इसका कि समवन इज नॉट फिट टू बी चूजन, यानी ऐसा कोई व्यक्ति जो बिल्कुल फिट नहीं है, यानी किसी को चूज नहीं किया जा सकता मतलब। तो उसे क्या बोलते हैं बताओ? उसे इन एलिजिबल बोलते हैं। चारों में पढ़ेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। उसको इन एलिजिबल बोलते हैं। इन एलिजिबल का मतलब जो चुनने योग्य ना हो। ओके, आगे देखिएगा। आगे इसमें एलिजिबल, एलिजिबल का मतलब है कि जिसे पढ़ाना जा सके। ये वाला वर्ड जो लिख रहा है ना भाई, मैं आपको बता देता हूं अपनी तरफ से कि ये देखो, अगर एक चीज में ये देखो, ठीक है। तो ऐसी बात है, ये तो कोई वर्ड ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं कि वन हु कंपाइल्स अ डिक्शनरी, ये तो मैंने कल ही करवाया था ना। और मैक्सिमम आप उन सारे कॉन्सेप्ट को याद रखा करो जो मैं करवाता हूँ, उन्हें नोट कर लेना। ये मैं दावे के साथ क्या मैं लिखित में दे सकता हूँ कि आप अगर वीडियोस को देख करके जाते हैं तो यहाँ से आपको बहुत सारी चीज़ें हैं। ऐसा भी नहीं है कि आपको किताब ना पढ़ना पड़े, पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर आप इनको भी देख के चले जाएंगे ना तो भी आप एग्जाम क्रैक कर सकते हैं। जिनकी नौकरी लग चुकी है आप उनसे कभी बात करके देखना, तो वो आपको समझा देंगे। आगे बढ़ जाते हैं तो उसे लेक्सिकोग्राफर बोलते हैं। ठीक है, आ जाएगा नहीं आ जाएगा याद? लेक्सिको, लेक्सिकोग्राफर मतलब अब वन हु, इसका मतलब वो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है। तो व्यक्ति के बारे में बात कर रहा है तो लेक्सिकोग्राफर आएगा। जैसे राइटर, स्पीकर, मतलब वो व्यक्ति के लिए बात हो रहा है। तो लेक्सिकोग्राफी यहां पर नहीं, लेक्सिकोग्राफर इज द राइट आंसर। अंडरस्टैंड और नॉट भाई? लेक्सिकोग्राफी इसका मतलब क्या होता है? जैसे कोई डिक्शनरी तैयार करने की कोई एक एक कहते हैं ना, एक टाइप होता है, प्रोसेस होता है। द प्रोसेस ऑफ वर्क ऑफ राइटिंग, एडिटिंग और कंपाइलिंग अ डिक्शनरी, वो एक क्रिया जो होती है उसे लेक्सिकोग्राफी बोला जाता है। लेकिन कोई पर्सन है, क्योंकि वो वन हु इंसान की बात कर रहा है, इसीलिए यहाँ पर ग्राफर आएगा। अंडरस्टैंड कि नहीं आ गया ना? एक है इसमें लेक्सिकॉन, ये देखेगा LEXICON। लेक्सिकॉन का मतलब क्या होता है? शब्दकोश। मतलब देयर इज अ रेफरेंस बुक कंटेनिंग अ अल्फाबेटिकली लिस्ट ऑफ वर्ड्स विद इनफॉर्मल अबाउट देम। समझ में आ गया ना? बस ये सारी चीजें हैं। आगे बढ़ जाइएगा। अ पर्सन हु स्टील्स द राइटिंग ऑफ अदर्स, यानी ऐसा व्यक्ति जो किसी के लेख को चुरा लेता है। किसी ने कोई किताब लिखा, उसके लेखन को उसने चुरा लिया, कॉपी कर दिया, तो उस व्यक्ति को क्या बोलते हैं? मतलब उसे बोलते हैं साहित्य की कोई चोरी कर दिया तो उसे क्या बोलते हैं? प्लैगियरिस्ट। क्या होते हैं? प्लैगियरिस्ट। मतलब इसमें डी वाला एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। आ गया समझ में? आ गया नहीं आ गया? चलो आगे देखो। एक इसमें हाँ, नेपोटिज्म। नेपोटिज्म ये आपने खूब सुना होगा, पॉलिटिक्स का वर्ड है। मतलब भाई भतीजा, भाई भतीजा, ये मतलब बात जो होता है ना, भाई भतीजावाद, ये सब बोलते हैं नेपोटिज्म। मतलब वही अपने रिलेशन। अच्छा आगे देखिएगा। एक इसमें प्लेगरिज्म। प्लेगरिज्म का मतलब वही साहित्य की चोरी करना। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर एक किसी पर्सन को पूछा गया है। वन पर्सन, किसी आदमी की बात हो रही है, तो फ्लैगरिस्ट यानी IST लगा दिया, ये कोई व्यक्ति हो गया।
लेकिन ये जो है ना प्लेगरिज्म, सॉरी हाँ प्लेगरिस्ट, ये प्लेगरिज्म, प्लेगरिज्म उस साहित्य की चोरी को बोला जाता है। अंडरस्टैंड? अगर कोई व्यक्ति उस चोरी को कर रहा है तो नीचे वाला आ जाएगा। इनमें अंतर भी आपको आना चाहिए भाई। समझ में आ गया ना? ये तो पता आपको प्लेगरिज्म से रिलेटेड होता है, लेकिन ये भी समझो कि प्लेगरिज्म तो एक चोरी को बोलते हैं, साहित्य की चोरी, लेकिन करने वाला उस व्यक्ति को उसे प्लेगरिस्ट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ जाओ। आगे देखिए, इलेक्ट्रॉनिक मेल ईमेल आर अ मेथड ऑफ एक्सचेंजिंग डिजिटल मैसेजेस। अब ये समझो, ये आपने खूब पढ़ा होगा, समझाता हूं। कभी भी अगर बीच में सब्जेक्ट में अगर और आ रहा है, क्या आ रहा है, और आता है, तो याद रखना और से पहले वाला जो ये होता है ना भाई, ये सब्जेक्ट होता है, यानी ये नाउन है, कुछ भी हो, कुछ भी हो, और से पहले वाले के ऊपर ये वर्ब जो आती है वो डिपेंड करती है। तो इलेक्ट्रॉनिक मेल ये सिंगुलर है, इसीलिए आर की जगह पर मैं इज कर दूंगा। अंडरस्टैंड? जब भी कभी ये और की बात आती है तो मैं आपको हर बार बताता हूँ कि देखो, नॉट ओनली बट आल्सो हो, आइदर और, नाइदर नॉर, इनमें क्या होता है कि इनमें सबसे पहले जो आता है उस पर जो वर्ब है वो डिपेंड करती है। तो इसलिए ये सब आपको याद रख लेना है कि इसलिए और से पहले वाला आ रहा है, इसीलिए यहाँ पर एज आएगा। आगे देखिएगा, यू मस्ट अबाइड ऑन द टर्म्स ऑफ दिस गवर्नमेंट। देखो, अबाइड का मतलब पहले समझो, तभी आप इस प्रेपोजिशन की जो एरर है उसे आप समझेंगे। देखो भाई, अबाइड, अबाइड का मतलब क्या होता है? अबाइड का मतलब होता है कि पालन करना, किसी का पालन पोषण करना, ऐसे मतलब होता है अबाइड। तो अबाइड के साथ जो प्रेपोजिशन आती है वो बाई लगाते हैं, और नहीं आता उस जगह याद कर लो, अबाइड के साथ क्या चलता है, वाई चलता है। अंडरस्टैंड ना? चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा कि आई विल हैव बोथ द ब्लू और द ब्लैक पेन। ये तो देख करके ही आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि जब बोथ चल रहा है इसका मतलब इसका जो कोरिलेटिव है वो एंड चलेगा, इसलिए और नहीं आएगा, यहां पर एंड आएगा। क्लियर है ना? आगे देखिएगा कि माई वाइफ हैविंग फिनिश हर वर्क रस्ड टू मीट मी एट द इवेंट। देखो, जब मैं ऐसे पढ़ाता रहता हूँ ना तो मुझे पढ़ करके ये आइडिया लग जाता है कि एक्चुअल में एरर बन कहाँ पर रही है। ठीक है, कुछ ही ऐसे होते हैं जिनमें दिमाग लगाना पड़ता है। अब देखो, हैविंग के बाद मुझे पता है कि हैविंग के बाद आने वाली वर्ब हमेशा ईडी की फॉर्म में आती है, मतलब थर्ड फॉर्म में आती है, तो फिनिश नहीं आना चाहिए, यहाँ पर फिनिश्ड होना चाहिए। ठीक है, और जब अगर मैं ईडी की बात कर रहा हूं तो आपको ये भी याद रख लेना है कि अगर कहीं पर जैसे बी आ गया तो बी के बाद अगर आपको वर्ब लगानी है तो वो थर्ड फॉर्म में आती है। जैसे मैंने लिखा कैन भी हो सकता है, कुड भी हो सकता है, मतलब कुड भी हो सकता है, ठीक है, कुड भी हो सकता है। तो ये चीज आपको समझ में आना चाहिए कि मॉडल के बाद मस्ट भी हो सकता है। तो ऐसे में क्या है कि उसके बी के बाद थर्ड फॉर्म आता है, हैविंग के बाद थर्ड फॉर्म आता है। आगे बढ़ जाते हैं। आगे देखिएगा, आज मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा आप सबको बताया जा सके क्योंकि आपका पेपर आ रहा है। अब बेटा देखो, ये समझो, हाँ ये वाला सेंटेंस है ना भाई, इसमें आप ये बोलोगे गुरुजी इसके साथ आने वाला विद कहाँ पर है, कि ही अग्रीड माई बिजनेस प्रपोजल। ये अब देखो, ज़्यादा बात नहीं करूंगा मैं, ये सिर्फ आपको दो कॉन्सेप्ट याद रख लेना है जब भी कभी अग्री आए ना भाई। यानी जब मेरे गुरुजी ने मुझको ये बताया था तो मैं बड़ा खुश हुआ था कि यार आज तक तो हम यही समझते थे कि अग्री के बाद विद आता है, विद आता है, अग्री विद। याद रखना कि जब भी कोई व्यक्ति, मैंने क्या बोला, मैं जो कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ वो आप याद रखना। यानी जब भी कोई भी इंसान हो, अगर किसी दूसरे इंसान से सहमत होता है ना, या नहीं होता है, तो विद लगाते हैं किसी व्यक्ति से। लेकिन अगर किसी चीज के साथ सहमति दर्शानी हो या फिर किसी व्यक्ति के विचारों से अगर आप सहमत हैं तो ऐसे में वहां पर टू लगाया जाता है। तो यहाँ पर देखो, ही अग्रीड माई बिजनेस प्रपोजल, यानी कि मेरे बिजनेस प्रपोजल, कोई चीज है जिस पर सहमति की बात की जा रही है, ये कोई आदमी थोड़ी है, ये चीज है कि बिजनेस प्रपोजल पर उसने सहमति प्राप्त सताई, बता दी, दर्शाई, तो ऐसे में आपको टू लगा देना है। लेकिन अगर ये होता कि ही अग्रीड मी, अगर यहाँ पर मी होता तो आपको विद लगाना पड़ता। अगर यहाँ पर कोई व्यक्ति नहीं है, कोई चीज है, कोई बात है, तो ऐसे में आपको टू लगा देना है। तो ये चीजें आपको एकदम क्लियर होनी चाहिए। आज तो खुश हो गए होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि काफी अच्छी चीज मिली आपको। दिस एरिया सफर्स फ्रॉम, ये भी याद रखो, सफर के बाद फ्रॉम आता है। दिस सिंगुलर है तो इसके साथ भी ये सिंगुलर ही आएगा। ये छोटी छोटी चीजें हैं
कि दिस एरिया सफर्स फ्रॉम। अब इनमें आपको सूखा, सूखा को क्या बोलते हैं उसकी स्पेलिंग आती है तो आप कर सकते हैं। यानी ये एरिया है जो सूखे से प्रभावित है, तो सूखा की जो स्पेलिंग होती है वो ड्रॉट होती है, DROUGHT। देखो कितना अच्छा कॉन्सेप्ट है, स्पेलिंग याद रखो, ड्रॉट माने सूखा, तो यहाँ पर DROUGST आना चाहिए। ड्राफ्ट तो आपको पता ही होगा, ड्राफ्ट तैयार करते हैं किसी भी काम का, वो ड्राफ्ट होता है, कोई मसौदा। और ये ये तो कोई वर्ड ही नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है, कोई डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। डैश लिखा है कि इज द वे टू द जू। यहां पर वो पूछ रहा है कि यहां पर इन चार में से देखो भाई, द वे टू जू यानी कि रास्ते की बात कर रहा है, ठीक है, रास्ते की बात कर रहा है, तो यहां पर समय वाला तो कुछ आ ही नहीं सकता, वॉट वाला भी नहीं आ सकता, तो विच और वेयर बचे, हमें इन दोनों में से सिलेक्ट करना है। तो यहां पर सबसे बेहतर जो ऑप्शन है वो सी वाला है कि विच इज द वे टू द जू, यानी कि जू जाने का रास्ता कौन सा है। तो ये ठीक है कि जू जाने का रास्ता कहां पर है, ये ठीक है। तो दोनों में आपको एक समझ में आएगा कि यार विच वाला ऑप्शन थोड़ा अच्छा लग रहा है, तो विच वाला ही यहां पर आएगा, क्योंकि देखो वेयर के साथ भी आ जाएगा, विच के साथ भी आ जाएगा, तो एडी ऐसी कंडीशन में सेंस पर जाना पड़ेगा। आगे देखो, ऑल ऑफ अस आर डिवोटेड वन अनदर। अब ये चीज समझिएगा आप कि हमेशा, क्या मैंने बोला, हमेशा वन अनदर जो होता है वो दो से ज्यादा के लिए लगाया जाता है, लेकिन अगर ईच अदर होता तो वो हमेशा सिर्फ दो व्यक्तियों के लिए लगाया जाता है, ये भी याद रखें, आप पूछा जाता है। और एक और चीज देखो, ऑल ऑफ अस यानी कि, और ये वर्ब है, तो इसमें ये सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट में जो आने वाली प्रेपोजिशन होती है, इससे पहले वाला जो भी होता है इसके ऊपर आने वाली वर्ब डिपेंड करती है, तो ऑल प्लूरल है इसीलिए यहां पर आर आ जाएगा। अब देखो डिवोटेड, भाई डिवोटेड का पहले ये समझो, देखो डिवोट का मतलब क्या होता है, डिवोटेड का मतलब क्या ना, डिवोटी होते हैं, है ना, भगवान के डिवोटी होते हैं, तो वो क्या होता है, डिवोटेड का मतलब समर्पित होना। लेकिन यहाँ पर थर्ड फॉर्म दे रखा है इस आरंभ के बाद, वो ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये एक बात हो, वोट किसको दोगे, तो आप आपसे अगर कोई कोई नेता पूछ रहा है वोट किसे दोगे, तो आप क्या बोलोगे, मैं तुझे दूंगा ना, तुझे दूंगा, तुझे, तू 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 तू। तो वोट, वोट किसे दोगे, तुझे, मतलब याद रखना टू आएगा उस जगह, तो याद हो जाएगा ना। अवॉइड के बाद क्या आता है बताओ, अवॉइड के बाद बाई आता है, याद हो जाएगा ना। आगे चलो, आगे देखो, ये आई थिंक क्या है, ये वन, वो सिनोनियम है, क्या है ये, सिनोनियम है। अब इन सबको आपको याद कर लेना है, ठीक है, भूल मत जाना। आगे देखो, जेन्युइन, जेन्युइन का मतलब क्या होता है, एकदम ऑथेंटिक, क्या बोलते हैं उसे, ऑथेंटिक। ऑथेंटिक का मतलब ही तो जेन्युइन होता है, कोई चीज आप खरीद रहे हैं वो ऑथेंटिक होना चाहिए, जेन्युइन होना चाहिए, रियल होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए, एक्चुअल होना चाहिए। समझ में आ गया, तो डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। क्लेवर का मतलब क्या होता है, चालाक। कंसर्न करना, क्या ना, वैसे ही आप कंसर्न कर रहे हो तो मतलब चिंता। लोकल का मतलब स्थानीय। आगे देखिएगा, जब मैं पढ़ाता हूं तो बच्चे जो मेरी साउंड को सुनते हैं तो उन्हें पता चल जाता है कि मैं लोकल का रहने वाला हूं जब मैं ब्रज भाषा इस्तेमाल करता हूं। आगे देखो, कंसोर्ट का मतलब क्या होता है, ये भी समझो। देखो, CONSORT, कंसोर्ट का मतलब होता है कि पार्टनर, है ना। कंपेनियन, कंपेनियन का भी वही होता है। स्पाउस, आपका साथी, जीवन साथी। कंसोर्ट का मतलब पार्टनर होता है, क्या होता है, कंसोर्ट का मतलब पार्टनर होता है, तो सी वाला एकदम राइट है। देखो, गाइड का मतलब क्या होता है, गाइड का मतलब तो रास्ता दिखाने वाला। प्रोटेक्ट का मतलब रक्षा करना। और कॉनवॉय का मतलब जत्था या फिर दल। कॉनवॉय चलता है, नहीं चलता, राजनेता है जब भी कभी पर्चा बनने जाते हैं। आगे देखिएगा, आगे देखो, रेवेन्यू, ये तो सबको याद होगा। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, इसे स्पेलिंग को याद रख लेना, पूछी गई थी। रेवेन्यू का मतलब होता है इनकम, यानी कि प्रोसीड्स हो सकता है, रिटर्न्स हो सकता है, प्रॉफिट हो सकता है, मतलब आय। तो इनकम यहां पर राइट है। एक और रीगेन इसमें दे रखा है, रीगेन का मतलब गेन करना, दोबारा से दोबारा प्राप्त कर लेना, वो रीगेन होता है। रिटर्न का मतलब कोई लाभ होता है, भाई रिटर्न है। एक डिजास्टर का मतलब क्या होता है, आपदा होता है। अंडरस्टैंड ना। बाकी ये रिमेनिंग जो भी प्रश्न है वो मैं आगे वीडियो में करवाऊंगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, बहुत जल्दी वीडियो आ जाएगा। आप इससे पहले बहुत सारी वीडियोस मैं रेगुलर देता रहता हूँ, उनको आप देखिएगा, आपका पेपर कोई भी हो। अच्छा, कल मैंने क्या लिखा था, LDC लिख दिया था, तो एक बच्चे ने कमेंट किया, सर आप LDC के लिए पढ़ा रहे हो। अरे
देखो ये सब नॉर्मल है इंग्लिश। बेसिकली आपको पता है मैं डिफेंस के लिए पढ़ाता हूँ, एयरफोर्स नेवी के डिफेंस पर्सन को पढ़ाता हूँ। तो ऐसे में अगर वहां लिख दिया जाए एसएससी एलडीसी तो वो उसका हो गया, ऐसा नहीं होता है। स्पेशली आपको पता है ये चैनल ही एयरफोर्स नेवी का ही चैनल है, उन्होंने ही इस चैनल को बनाया है। तो ऐसे में ये उनके लिए ही समर्पित है, ठीक है। वो लिखने से कुछ नहीं होता, जबकि आप भी पढ़े लिखे आप भी जानते हैं कि ये सारी चीजें ऐसी हैं कि जो हर एग्जाम में आती हैं। बस चलो वीडियो को लाइक शेयर करें, अच्छे मन से पढ़ें आप, और आगे वीडियो आ रही है उसे देखें।